My dear students, welcome to Chem Caliber. Today we are going to discuss a very important topic. Topic name is solution and colligative properties. But under this particular topic, we are going to discuss a subtopic vapor pressure. Yes, vapor pressure. लिक्विड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वेपर प्रेशर कैसे मेंटेन करता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, इस सब का आज डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं. So the subtopic name is vapor pressure and this comes under the main chapter as I said solutions and colligative properties. So देखो बेटा वेपर प्रेशर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है. कैसे बनता है वेपर प्रेशर? नेचुरली लिक्विड के इवेपोरेशन से तैयार होता है. लिक्विड इवेपोरेट होता है. लेट्स सी क्या क्या प्रोसेस इसमें होती है. सपोज करो ये कंटेनर है. इस कंटेनर में हमारे पास कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है. वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड. वाटर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी लिक्विड एज्यूम कर सकते हो. अब इस लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है इवेपोरेट होने की, वेपराइज होने की. इवेपोरेशन लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का बेटा हर मोमेंट पे कंटिन्यू रहता है. ज्यादा भी होता है, कम भी होता है. टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी. टेम्परेचर कम कर दोगे इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी. किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारी इवेंट को अज्यूम करते हैं. टेम्परेचर फिक्स समझो, कांस्टेंट समझो ड्यूरिंग द इवेंट. अब ये लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है. सो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वेपर की फॉर्मेशन कर रहा है. लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वेपर की फॉर्मेशन कर रहा है. लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वेपर की फॉर्मेशन कर रहा है. इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है. लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू वेपर. दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. ये प्रोसेस है जो कि आपकी डाउन से अप साइड में जा रही है. इवेपोरेशन हो रहा है. अब देखो क्या होता है बेटा, इसकी एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होती है कुछ टाइम के बाद. क्यों स्टार्ट होती है? जब यहां पर कुछ वेपर पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है. सम वेपर पार्टिकल्स आर कलेक्टेड ओवर द लिक्विड सरफेस. सो दीज वेपर पार्टिकल्स come closer to each other and they collapse and ultimately they start to condense it. They start to reconvert into liquid. So ये वेपर आपस में मिलकर कोलैप्स होकर अल्टीमेटली लिक्विड की बैक फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है. ये दो फॉर्मेशन चल रही है. Evaporation and the reverse conversion is called as condensation. आप सभी को चीज पता होगी, कंडेंसेशन. दिस इज कंडेंसेशन. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. लिक्विड पार्टिकल्स आर कन्वर्टिंग इनटू वेपर एंड द वेपर पार्टिकल्स आर बैक कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. यस, बोथ द प्रोसेस आर कंटिन्यूड. अब देखो क्या होता है बेटा, प्रोसेस तो दोनों चल रही है बट दोनों प्रोसेस की स्पीड इक्वल नहीं है. अगर हम इनकी स्पीड मींस टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इवेपोरेशन और द रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो ये दोनों रेट्स इक्वल नहीं है. स्टार्टिंग मोमेंट पे, बिगिनिंग मोमेंट पे फ्रेश लिक्विड हमने कंटेनर में रखा हुआ है और वेपर की क्वांटिटी कम है तो इवेपोरेशन काफी तेज होता है. बट कंडेंसेशन जैसे से वेपर की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती, कंडेंसेशन फास्ट होते जाता है. इवेपोरेशन जितना स्टार्टिंग में होता है उतनी स्पीड से कंटिन्यू रहता है. बेटा इवेपोरेशन चेंज नहीं हो सकता जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे. सो फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट evaporation speed will remain constant. But what about the condensation speed or the rate of condensation? Rate of condensation will slowly will catch speed. ये थोड़ा फास्ट होना शुरू हो जाएगा. अब एक ऐसा मोमेंट आता है जिस मोमेंट पे आके रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. So when rate of evaporation or rate of condensation, these both rates become equal, this moment is called as equilibrium. Yes, इस moment को भी equilibrium बोलते हैं. जैसे आपने कभी प्रीवियस चैप्टर्स में केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक किया होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक किया होगा. So there you have studied about the equilibrium
फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन जब दोनों इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम आ जाता है। सो यहां पर भी बेटा ये दो डायरेक्शन चल रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे उस मोमेंट को इक्विलिब्रियम मोमेंट बोला जाता है। अब देखो बेटा इस इक्विलिब्रियम मोमेंट आने के बाद वेपर के साथ क्या होगा। इक्विलिब्रियम मोमेंट आने के बाद इस वेपर की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो फिक्स हो जाएगी, इट बिकम्स फिक्स्ड। ये आगे चेंज नहीं हो सकती। क्यों? दैट डजंट मीन दैट द इवेपोरेशन इज स्टॉप्ड। इवेपोरेशन कंटिन्यू है, बट जिस स्पीड से इवेपोरेशन हो रहा है रिवर्स स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। लिक्विड वेपर, सेम स्पीड वेपर इनटू लिक्विड। सो अल्टीमेटली जो वेपर की क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो फिक्स हो गया है। इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर को सैचुरेटेड वेपर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर एंड द प्रेशर। अब देखो ये जो सैचुरेटेड वेपर है जिसको फिक्स्ड क्वांटिटी बोला है हमने, इस सैचुरेटेड वेपर का जो प्रेशर होगा अप्लाई लिक्विड की सरफेस के ऊपर, pressure applied by this saturated vapor over this liquid surface, this pressure is called as saturated vapor pressure। और इसी को बेटा सिंपली शॉर्ट में बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर क्या है? कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, सो यू कैन से दैट वेपर प्रेशर फुल फॉर्म इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या है? अरे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर उस वेपर का प्रेशर है जो सैचुरेटेड होती है। तो सैचुरेटेड वेपर क्या होती है? अरे सैचुरेटेड वेपर तब बनती है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों रेट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और वेपर की क्वांटिटी फिक्स्ड हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड वेपर। सो आई होप कि ये सभी को समझ में आ गया बेटा कि वेपर प्रेशर क्या होता है और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है, दोनों एक ही बातें होती है। अब हम आगे डिस्कस करने चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप वेपर प्रेशर लिक्विड का चेंज कर सकते हो। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस वेपर प्रेशर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आप पूरा नोट डाउन कर लो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बोलो भाई जल्दी से, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला बेसिक फैक्टर, यस वेरी गुड, टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, ये तो बेसिक फैक्टर है भाई, सभी को पता है कि टेम्परेचर से वेपर प्रेशर कंट्रोल होगा। कैसे कंट्रोल होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा और थोड़ा डिटेल में जाओ। सिंपल सी बात ये बेटा देखो, इफ समहाउ किसी भी तरीके से अगर आप इवेपोरेशन की स्पीड इसको चेंज कर सकते हो तो अल्टीमेटली जब तक सैचुरेशन मेंटेन होगा इस सैचुरेटेड वेपर की क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर इवेपोरेशन की स्पीड कम है तो जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा और सैचुरेटेड वेपर का अमाउंट भी कम होगा, अल्टीमेटली वेपर प्रेशर भी कम होगा। मैं क्या कह रहा हूं उसका रिवर्स बताता हूं, उल्टा बताता हूं। सपोज करो इवेपोरेशन की स्पीड हाई है, हाई स्पीड से इवेपोरेट हो रहा है, सो अल्टीमेटली बेटा जब तक सैचुरेशन मेंटेन होगा उस मोमेंट तक अल्टीमेटली वेपर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन स्पीड, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो अब इवेपोरेशन को चेंज करना है समहाउ, सो टेम्परेचर इसी को कंट्रोल करता है, इसी को कंट्रोल करता है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करा दो, आग लगा दो इसके नीचे, कंटेनर के नीचे, सो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। और इवेपोरेशन जैसे ही फास्ट होगा अल्टीमेटली सैचुरेटेड वेपर का अमाउंट बढ़ जाएगा, उससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मींस हायर टेम्परेचर हायर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर हायर वेपर प्रेशर फॉर हायर टेम्परेचर। दिस इज द पॉइंट। आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो कि वेपर प्रेशर समहाउ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बोल रहा हूं बेटा, जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूं कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल साइन में जस्ट ऐसे लगा रहा हूं, कैजुअल साइन है, इसको मैथमेटिकल मत समझना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरा फैक्टर,
बोलो, आप बोलो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? सेकंड फैक्टर, एक तो हो गया टेम्परेचर, चेंज करोगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड एक और बेसिक फैक्टर है बेटा, वेरी बेसिक फैक्टर। इस फैक्टर को वैसे हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, एनीवेज ये फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो उसके नेचर पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। अरे भाई, सारे लिक्विड जितने उन सबका वेपर प्रेशर सेम तो नहीं हो सकता ना। टेम्परेचर अगर सेम भी हो, सपोज यू आर कंपेयरिंग पेट्रोल विद वाटर, एक कंटेनर में पेट्रोल रखा है और दूसरे कंटेनर में आपने वाटर रखा हुआ है, तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों होगा, पहले बताओ, कोई आंसर देगा इसका? पेट्रोल और वाटर में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इफ बोथ आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टेम्परेचर इन टू डिफरेंट कंटेनर्स? सीधी सी बात ये कि एज आई सेड बेटा कि इवापोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा उड़, वेपर प्रेशर ज्यादा, कम उड़, वेपर प्रेशर कम। पेट्रोल वाटर में कौन जल्दी उड़ता है बताओ? यस, पेट्रोल का इवापोरेशन बहुत हाई होता है। जैसे ओपन किया बॉटल या कंटेनर तो अल्टीमेटली नॉर्मल एनवायरमेंट टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाता है। सो बिकॉज पेट्रोल हैज हायर इवेपोरेशन स्पीड, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। सो नेचर का मतलब है कि जिसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेंडेंसी इवेपोरेट होने की ज्यादा होगी, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो नेचर मींस इवेपोरेशन स्पीड। सो नेचर इज कनेक्टेड विद रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब भाई इसको तो हमने बताया नहीं आगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे अफेक्टेड होता है नेचर के थ्रू। ये तो ठीक है, प्रैक्टिकली हमने वॉच कर लिया कि पेट्रोल और वाटर में पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सपोज मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि एक कंटेनर में बेंजीन लिक्विड है और दूसरे कंटेनर में वाटर लिक्विड है, तो तब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है कि बेंजीन जल्दी उड़ या वाटर जल्दी उड़, कौन ज्यादा जल्दी उड़ेगा। सो कैसे डिसाइड किया जाएगा इवेपोरेशन की स्पीड, उड़ने की स्पीड कैसे डिसाइड की जाएगी? वो डिसाइड की जाएगी ऑन बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, सपोज ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, दीज आर द लिक्विड पार्टिकल्स, यू कैन कॉल देम एज मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जो भी कुछ है, बेसिक यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही हैं, अट्रैक्टेड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोलते हो। सो अगर बेटा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, तो अगर ये मॉलिक्यूल ट्राई भी करेगा मैं उड़ता हूं तो दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ के पीछे खींच देगा, इसको नहीं उड़ने देगा। सो मेन पॉइंट इज इफ intermolecular forces are weak then evaporation will be high, but if intermolecular forces are strong then evaporation will be low, उल्टा हो जाएगा। So evaporation speed is basically controlled by intermolecular forces, that is the basic nature of liquid. So यहां पर बेसिक क्या निकल के आया बेटा? that is the इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, में शॉर्ट में लिख रहा हूं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अल्टीमेटली उसका इवेपोरेशन कम हो जाएगा, मींस इवेपोरेशन इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, रेसिप्रोकल, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये ऐसा कोई बड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोपोर्शनल लगाया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस IMF अगर स्ट्रांग होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो अल्टीमेटली बेटा वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अब बताओ वाटर और बेंजीन में किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं? बोलो जल्दी से। वाटर और बेंजीन। वाटर पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में या नहीं पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में? Water intermolecular forces, dipole attraction forces, और even they are called as H bonding. Water के केस में तो H bonding होती है,
एच बॉन्डिंग कोई एटम की बॉन्डिंग नहीं होती, वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। सो वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत ही पावरफुल फोर्स से बाउंड है, सो अल्टीमेट इवेपोरेशन काफी कम होगा। बेंजीन आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इवेपोरेशन हाई हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे। डेट इज सिंपल, जो दो कैसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। अब देखो मैं क्या अट्रैक्शन फोर्स के टाइप बेटा नहीं बताऊंगा, फिर बहुत हम डिविएट हो जाएंगे पूरा टॉपिक से, बट इतना तो सबको पता होगा कि डाइपोल डाइपोल मींस पोलर पोलर के अट्रैक्शन फोर्स सबसे स्ट्रांग होते हैं, देन फॉलोड बाय पोलर एंड नॉन पोलर मींस बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर, और लास्ट में दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए तो वीकेस्ट हो जाएगा। तो बेंजीन के केस में सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। सो अल्टीमेटली वाटर के स्ट्रॉन्ग फोर्स इवापोरेशन कम तो वेपर प्रेशर कम। बेंजीन का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा एट सेम टेम्परेचर कंडीशन। So these were the two basic factors बेटा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो एक तीसरा फैक्टर है बेटा, वैसे ये दो मेन फैक्टर है, मैं तीसरा फैक्टर को स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूं यहां पर। कुछ बुक्स में एक तीसरा फैक्टर लिखा हुआ है जिसको मैं एक स्पेशल पॉइंट बताना चाहता हूं, डेट इज सरफेस एरिया। नंबर 3 फैक्टर्स इज रिटन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, सरफेस एरिया। ये गलत है, यस। सरफेस एरिया पर, डायरेक्टली सरफेस एरिया पर इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता है। लिक्विड में कुछ मिलाना नहीं, प्योर लिक्विड की बात हो रही है। देखो बुक वाले कैसे गलत लिखते हैं बेटा, कहां पर पॉइंट क्लियर नहीं करते आपको। दे हैव रिटन कि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। कैसे होगा? आपसे एक सिंपल से एक सिचुएशन पूछता हूं मैं। वाटर की बात करते हैं। वाटर दो अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है। एक कंटेनर हमारे पास ये है जिसका सरफेस एरिया, ओपन एरिया ज्यादा है, वाटर है इसके अंदर, और दूसरा कंटेनर ये है, सपोज ऐसा कुछ हो गया। इसका सरफेस एरिया मैंने कम कर दिया, ये रिड्यूस कर दिया है। अब दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं बेटा, बोथ आर वाटर वाटर। इसका टेम्परेचर भी टी है और इसका टेम्परेचर भी सेम टी है, कुछ भी अज्यूम कर लो, 20 डिग्री सेल्सियस। सो क्या दोनों वाटर का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा? कभी आपने ऐसी लाइन स्टडी की है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ कंटेन्ड इन दिस कंटेनर इज दिस, अगर इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दोगे तो कुछ और हो जाएगा? नहीं होगा। सो वेपर प्रेशर कभी भी सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। बेसिक जो रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने बताया था बेटा कि इफ समहाउ यू आर कंट्रोलिंग दिस, दैट मींस यू आर कंट्रोलिंग फाइनली वेपर प्रेशर। सरफेस एरिया इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? देखो अब यहां पर थोड़ा डिटेल समझाता हूं। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब है कि पर यूनिट सरफेस एरिया से कितने मॉलिक्यूल्स आपके बाहर जा रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। This is per unit surface area, per unit, maybe 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी अज्यूम कर लो। पर यूनिट एरिया से कितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, दैट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इफ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेटिंग फ्रॉम पर यूनिट एरिया तो इवेपोरेशन स्पीड बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सो टोटल एरिया बढ़ाने से पर यूनिट एरिया का क्या लिंक है बेटा? नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया बढ़ जाएंगे, उससे बढ़ जाने जो। तो इसके पर यूनिट एरिया से सपोज 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, और इसमें भी पर यूनिट एरिया से सेम 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही इवेपोरेट होंगे, दोनों वाटर है सेम टेम्परेचर पर। सो अल्टीमेटली इवेपोरेशन सेम होगा, सरफेस एरिया कंटेनर का कुछ भी हो। सो वेपर प्रेशर भी फाइनली क्या हो जाएगा? इक्वल ही रहेगा। बट somehow if you control per unit area, then you are controlling the evaporation speed and finally you will control the vapor pressure. अब ये पर यूनिट एरिया कैसे कंट्रोल होता है ये आज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके बारे में आप पहले सोचना है, इसको आगे कैरी करेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पॉइंट को आगे मैं कैरी करूंगा और उसके बाद कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। सो आज का टॉपिक बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं।
आप में से जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए बेटा, बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अल्टीमेटली बेटा आगे हम आईआईटी के डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे बेटा। सरफेस पे हमें नहीं पढ़ना है, हमें डिटेल में जाके स्टडी करनी है, सारी चीजों का बेसिक लॉजिक समझना है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।